जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द जेई वन एप्लीकेशन नाउ। तो ये भी आपका लिस्ट मैचिंग है और ये थोड़ा अलग है। डू यू रिकॉल इस तरह का क्वेश्चन अपन ने कहाँ देखा है रिसेंटली? क्या आपको टॉप पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है ना, टॉप 20 का जो डिस्कशन हमने किया था अभी 3-4 दिन पहले, और जेपीपी में भी इस तरह के क्वेश्चन है। तो यस बच्चा लोग, यहाँ पे अगेन एक और क्वेश्चन जो कि अपने बहुत मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही डिट्टो तो आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट हाँ बहुत सिमिलर है। तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं कौन सा केस किससे मैच करता है ना। अगर आपने पीवाईक्यूज किए हैं तो आपको ये केस भी याद होगा। दिस वाज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड दैट इज आल्सो अ केस। तो चलो एक एक करके करते हैं ना। एनर्जी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की जो वेवलेंथ है या जो एनर्जी है वो मोस्ले लॉ के हिसाब से z-1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला इज RHC z-1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, जिसको हम के अल्फा के लिए 3/4 लिख देते थे, HC कैंसिल होके के अल्फा के लिए लैम्डा निकालते थे, है ना, वो वाला ये थ्योरी है। तो ये डेफिनेटली किससे मैच कर रहा है? तो Q का 1 मैच कर रहा है, ठीक है। Q का 1 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आंसर आपका आ गया C। ठीक है जी, लिस्ट मैचिंग के ये फायदे हैं, बट ठीक है सारे देखने पड़ेंगे अपने को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर द स्टेबल न्यूक्लियाई। नाउ व्हाट इज दिस, हाउ डज इट कम इन पिक्चर? सो वी आल्सो हैव अ सिमिलर ऑप्शन, एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, एंड ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नाउ दिस इज सिमिलर टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ZE चार्ज, और वो एक सॉलिड स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, जैसे सेल्फ एनर्जी होता है, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू Z-1, है ना। Z-1 के प्रोपोर्शनल होता है वो, सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी, बट हाँ स्लाइटली डिफरेंट पार्ट। तो ये एक पीवाईक्यू भी है, उस पर अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया, एडवांस के पीवाईक्यू है वो आप रेफर कर सकते हो। बाकी R का 2 यहाँ पे दिख रहा है अपने को, है ना। तो R का 2 भी दिख रहा है, देखो, ठीक है। सी ऑप्शन ही इसका आंसर एक बार और कंफर्म हो गया। Z स्क्वायर अपने को पता है कि भाई रेडिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी होती है, तो एनर्जी डिफरेंस इन द हाइड्रोजन लाइक एटम इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। तो P का 5 यहाँ पे मैच कर जाता है। P इज प्रोबेबली द मोस्ट सिंपल, ठीक है ना। और व्हेन इज इट प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ Z, है ना, दिस लास्ट वन, व्हेन इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टारगेट मेटल का एटॉमिक नंबर। नाउ दैट इज अ क्लासिक केस ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे, है ना। बट एक और ऑप्शन यहाँ पे देखो बैठ रहा है, विच इज एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, क्योंकि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का आपको कहीं ना कहीं Z से रिलेशन तो नहीं है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट को उसमें इंक्लूड कर दिया तो है, बाकी ये ऑप्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। तो उस हिसाब से S का 3 और 4 दोनों ही बनता है ना। 3 ज्यादा बनता है वैसे, और 4 भी बन जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 3 नहीं दे रखा है कहीं पे, S का 4 दे रखा है 2 ऑप्शन में, और 2 और 5 तो पॉसिबल ही नहीं अपने को पता है। तो विल स्टिल गो विद S4, बट रिमेंबर दैट इवन कंटिन्यूअस एक्सरे आर इंडिपेंडेंट ऑफ Z, एज वी नो कंटिन्यूअस एक्सरे की वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेव, कट ऑफ वेवलेंथ जिसको बोलते हैं अपन, इज EV/HC, है ना, क्या था यार वो, HC/EV। तो ये HC/EV वाला जो फॉर्मूला था, उससे ये Z के इंडिपेंडेंट है, ये अलग से हम समझते थे, और कैरेक्टरिस्टिक इज डिपेंडेंट ऑफ Z-1, एंड इवन दिस इज करेक्ट, है ना। सो बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन वे। अगेन इंटीजर या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं सारे, तो आपको डेसिमल में 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट, है ना, लेट्स राइट H इन ग्राउंड स्टेट एट रेस्ट आल्सो, है ना। Absorb the photon of frequency h nu, है ना, nu1, फ्रीक्वेंसी nu1 है तो एनर्जी h nu1 है। इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, है ना, मतलब देखो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है मतलब ये आपका एक्साइटेड स्टेट में हो गया, तो लेट्स कॉल इट H+। रिकॉइल भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये रिकॉइल होगा, बट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसका मास बहुत ज्यादा है, तो वी कैन से द रिकॉइल इज नेग्लिजिबल, है ना। ये 1827 गुना मास में ज्यादा है अगर, तो इसका रिकॉइल को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और वी आर दस अज्यूमिंग कि इसी की काइनेटिक एनर्जी इस इक्वेशन में प्रिवेल कर रही है,
और अगर हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है, मतलब ग्राउंड स्टेट में है, मतलब -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पे है, और H-nu1 एनर्जी मिला इस प्रोसेस में, तो H प्लस की एनर्जी तो जीरो हो गई क्योंकि इन्फिनिटी सेपरेशन हो गया बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इन्फिनिटी सेपरेशन हो गया, एंड एक काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है सेटअप में 10 eV, so that gives me H-nu1 equal to 23.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। कहीं तो लिखा भी होगा कंसिडर नो अदर एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं। ठीक है ना। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज इंटरेस्टिंग, कि इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंस विद अ पॉजिट्रॉन एट रेस्ट, so this electron moving with again 10 electrovolt combines with E plus at rest and makes what a positronium। ठीक है, जिसे हम एटॉमिक फिजिक्स के बोहर मॉडल में, मतलब एटॉमिक फिजिक्स के फोर्थ लेक्चर में, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में पढ़ लेते थे, है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, रिड्यूस्ड मास का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं हम, और एनर्जी, रेडियस और स्पीड के नए फंक्शंस निकालते हैं फॉर पॉजिट्रोनियम, है ना। मतलब इसको केस स्टडी ले लेते हैं, फिर हम उसमें एक न्यूट्रॉन भी ऐड कर दिया तो उसके साथ कैसे डील करना, मतलब रिड्यूस मास वाला सेटअप यहाँ पे लगेगा। ऑलरेडी पता है तो -6.8 इलेक्ट्रोवोल्ट लिख सकते हो, इन द ग्राउंड स्टेट लिखा है शायद, है ना, इन द ग्राउंड स्टेट, पॉजिट्रोनियम इज इन द ग्राउंड स्टेट, एंड देयर इज दिस H-nu2 जो हमें निकालना है। ठीक है, तो इस पे एक मैं छोटा सा यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, उसको मैं रेफर करूंगा लास्ट लेक्चर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, जहाँ पे भी अपन ने किया किसी बैच में यूट्यूब पे हमेशा, उसमें हमने एनर्जी विच इज -13.6 Z²/n² के अलावा जो भी अदर सेटअप हैं उनके लिए μ/m एक फॉर्मूला निकाला है, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। ना पॉजिट्रोनियम के लिए म्यू कितना है, m × m/m + m, क्योंकि दोनों के मास सेम है, दोनों के मास सेम है, मतलब m × m/m + m, m/2 हो जाता है, तो एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम इन द ग्राउंड स्टेट 6.8 हो जाता है ना, या 13.6/2 6.8 हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका रेफरेंस है, एंड दैट इज योर लेक्चर नंबर, लास्ट लेक्चर ऑफ बोहर मॉडल। थर्ड भी एक ड्रॉपर बैच में जल्दी पढ़ा देते हो, और 12th में आपको 4th लेक्चर में मिलेगा। ना यहाँ पे एक 5 इलेक्ट्रोवोल्ट भी दे रखा है, इसको भी ध्यान में रखना है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम इज ऑल्सो मूविंग विथ 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, और अगर आप इसमें इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि कंबाइन तो हो ही गए, इनइलास्टिक कोलिजन भी लगाते हो तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी k/2 यहाँ पे देखो हो रहा है ना। मतलब देखो क्या बन रहा है यहाँ पे कि 10 इलेक्ट्रोवोल्ट से 5 इलेक्ट्रोवोल्ट तो आपकी इसमें चला गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, और जो 5 लॉस हुआ है उसमें से -6.8 इसमें आ गया, है ना, यहाँ पे तो जीरो ही है, और एक H-nu2 आया, तो अगेन विथ एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन व्हाट कैन बी राइट, तो 10 + 0, क्योंकि रेस्ट पे और ग्राउंड स्टेट इसकी होती नहीं है, पॉजिट्रोनियम की ग्राउंड स्टेट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, भूल मत जाना, और H-nu2 लिखेंगे तो H-nu2 कितना आएगा आपके पास, 10 - 5 + 6.8 इज 11.8 eV। ठीक है, नाउ लुकिंग एट दीज टू इक्वेशंस 1 and 2, आपको इनकी डिफरेंस निकालनी थी ना, द डिफरेंस बिटवीन द 2 फोटोन एनर्जीज निकालनी थी, तो कौन सी बड़ी है, वैसे पहली वाली बड़ी होगी, H-nu1 - H-nu2, डेल्टा E विल बी 23.6 - 11.8, और 23.6 इसका डबल ही है ना, तो 11.80 eV इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते रहो, और ये बिट है जो हम बोल सकते हैं एडवांस लेवल की है। बाकी ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, और ये भी रियलाइज करो कि काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ हो गई, मतलब हाफ लॉस है, मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन जनरली जैसे अपन लिख देते हैं डायरेक्टली बिटवीन 2 इक्वल मासेस, एंड दिस इज द आंसर, है ना, 11.80 ही आता है ना इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE wins today, IIT wins tomorrow।